नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। लखनऊ में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गोमती नगर विस्तार सीतापुर रोड योजना के अंतर्गत एलडीए ने बड़ी संख्या में हटवाए अवैध कब्जे। मौके पर पुलिस मौजूद है। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए सख्त हो गई है। वीसी ने गठित की 7 प्रभारियों की टीम। राजधानी में अवैध निर्माणों की जांच होगी। सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद टीम वीसी को सौंपेगी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के जैन पीजी गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। शिक्षा में स्वच्छता विषय पर हुआ है मंथन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई शकुंभरी विश्वविद्यालय के डीन, टीचर्स और सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। शाहजहांपुर पुलिस ने जुआरियों शराबियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन पाताल। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़े 81 आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब, हथियार और बरामद। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। फतेहपुर के गांव में सलाखों के पीछे गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आरोपी ने मंदिर परिसर की जमीन पर बना लिया था मकान। आरोपी के खिलाफ जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज। फतेहपुर में हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर पटरी से उतरी मालगाड़ी की 4 बोगियां। मौके पर पहुंची आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी। डाउन किया गया हावड़ा रेलवे मार्ग। फैजलपुर रेलवे स्टेशन के पास का पूरा मामला। बिजनौर के नूरपुर में नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को सुंघाया नशीला पदार्थ। कमरे में बनाया बंधक। घर में रखा लाखों रुपए का कैश लेकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश। इलाके में फैली सनसनी। डरे सहमे से लोग नजर आए। ललितपुर की पावर हाउस नहर की रेलिंग में फंसा विशालकाय मगरमच्छ। सड़क में नहर में जाते समय रेलिंग में मगरमच्छ फंस गया था। मौके पर लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। बिजनौर के रामपुर में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर कोहरे के बीच निकाली गई 5वीं प्रभात फेरी का कई जगहों पर भव्य स्वागत हुआ। उत्तरकाशी के डीएम ने किया बड़कोट सीएससी का औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम देवानंद शर्मा, सीएमओ डॉक्टर आरसी आर्य रहे मौजूद। डीएम ने सीएससी में प्रकाश की समुचित व्यवस्था, विशेष स्वच्छता के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के बड़कोट में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत डीएम ने अभिषेक रोहिला की अध्यक्षता में आयोजित हुए तहसील दिवस में दूर दराज से आए ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्याएं, शिकायतें। कई समस्याओं का निस्तारण कर पंजीकृत की गई 46 समस्याएं। बिजली विभाग की लापरवाही से महिला एक्सीएन कार्यालय से हुई है बेहोश। बिजली विभाग का चक्कर लगाते लगाते परेशान महिला अचेत हो गई। बिजली विभाग की गलती के चलते महिला के घर का बिजली बिल 45,000 आ गया है। गोरखपुर के जुड़ापुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी। घटना में 2 युवक घायल हुए। आरोपियों के खिलाफ युवक ने दर्ज करवाया मुकदमा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। सहारनपुर थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में अवैध असलाह के साथ कुछ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खेत में लहराते दिखे हैं अवैध हथियार। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी है। हादसे में नगर अध्यक्ष की मौके पर मौत हो गई। डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। संभल में हसनपुर मार्ग पर कार को बचाने में पलटा तेज रफ्तार पानी का कैंटर। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। दुर्घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंची। पठान मूवी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मूवी को बैन करने की मांग की। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के जोत गांव में राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला किया। गौशाला की पैमाइश के लिए जोत गांव गई थी राजस्व विभाग की टीम। जोत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुधीर पांडे ने राजस्व टीम पर हमला बोल दिया। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि योगी 2.0 की सरकार देश की नहीं दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। योगी सरकार की रणनीति की ही हिस्सा है कि अब उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का पहली बार मेजबानी करेगा। यूपी इन्वेस्टर समिट से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का बड़ा आयोजन देखा जा चुका है यूपी में। आपको बता दें कि अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए $1 ट्रिलियन के सपने को साकार करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट आप हमारी देखें। सरकार देश ही नहीं दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। योगी सरकार की रणनीति का ही हिस्सा है कि अब उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का पहली बार मेजबानी करेगा।
यूपी इन्वेस्टर्स समिट से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का बड़ा आयोजन देख चुका यूपी अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए $1 ट्रिलियन के सपने को साकार करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। योगी सरकार के मंत्री भी अब विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस समय विदेश दौरे पर हैं। यूपी में फरवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार के मंत्री इस समय विदेश दौरे पर हैं। इस डेलीगेशन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, नंद गोपाल नंदी, अरविंद कुमार शर्मा, धर्मपाल सैनी, जितिन प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, अनिल राजभर, संजय निषाद भी शामिल हैं। यूएई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम और जापान, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, पेरिस जैसे 20 अलग अलग देशों की यात्रा पर योगी के मंत्री निकले हुए हैं। यूपी सरकार के कुल 13 मंत्री और 33 अधिकारी इस समय विदेश दौरे पर हैं। देशों में 8 लेग्स यानी 8 अलग अलग ग्रुप्स को जो है भेजा है। सीनियर मिनिस्टर्स, डिप्टी सीएम साहबान की अध्यक्षता में इन 8 जो टीम्स हैं ये लगभग 25-26 कंट्रीज को विजिट करेंगी और उत्तर प्रदेश के लिए जो निवेश की आवश्यकता है उसके लिए लोगों से संपर्क करके, कंपनी से संपर्क करके, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके उनको उत्तर प्रदेश में आने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। आपको बता दें कि टीम योगी को स्वीडन से 15,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, तो वहीं कनाडा से 1200 करोड़ रुपए के 6 MOU प्राप्त हुए हैं। अमेरिका, सिंगापुर जैसे देश भी टीम योगी से व्यापक चर्चा के बाद यूपी में निवेश के लिए इच्छुक बताए जा रहे हैं। हर कंट्री से जो फीडबैक आया है, मुझे लगता है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निश्चित रूप से आएगा। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का अगले साल यानी फरवरी में 10 से 12 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। अब तक सरकार के प्रतिनिधि 40 देशों से संपर्क कर चुके हैं, जिसमें 25 देशों की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता का आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10, 11 और 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित हो रहा है। इससे पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसमें 43 देशों के राजदूत एवं 13 देशों के औद्योगिक विकास मंत्री भी शामिल हुए थे। कर्टन रेजर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किए थे, जिसके माध्यम से 1.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि 1.25 लाख करोड़ का MOU हो चुके हैं। इस MOU के जरिए 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर होने की संभावना जताई जा रही है। अपने निवेशक सहभागियों के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं अनेक नीतियों का अनावरण करते हुए मुझे आज प्रसन्नता भी हो रही है। इस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार का ध्येय निवेशक समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने एवं राज्य के सर्वसमावेशी विकास हेतु अवसरों का सृजन करना है। सरकार का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में 12 देशों से 26,371 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 39 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इससे 38,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, US, जापान, UK, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना हम सारे उद्यमी करते हैं। जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, मुझे लग रहा है सरकार अपने टारगेट के ऊपर निकल जाएगी इस इन्वेस्टर समिट में जितना निवेश चाहती है। आपको बता दें कि 2018 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 4.60 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे, लेकिन पहली बार हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है इन्वेस्टर समिट के MOUs का, इससे कहीं ज्यादा इसकी जो है उपलब्धि होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यूपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मंत्री यूपी की क्षमता और अवसरों के बारे में विदेशी निवेशकों को आखिर कितना आकर्षित कर पाते हैं। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जय सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत सूखी
बाजगढ़ में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों में लगाए स्टॉलों का अवलोकन किया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके बाद गर्भवती महिलाओं को गोद भराई और 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन पहला बार कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उनके नेतृत्व में सारे मंत्रीगण हर जनपदों में जाकर के अपने विभागीय दौरे और सभी प्रकार की हमारी कार्य योजनाएं जो काम कर रही हैं उसकी देख रेख की जल्द से जल्द पूर्ण हो, उसी की समीक्षा बैठक थी। उसी में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं उसी अपनी समीक्षा बैठक के दौरे पर आई भी हूँ। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ सपा अपनी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी पूरा दमखम के साथ निकाय चुनाव के लिए 415 निकायकों का सर्वे कराने में लगी हुई है ताकि चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सके। वहीं बसपा ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए आज अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया और ओबीसी जाति से बसपा ने यूपी का अध्यक्ष बना दिया है। नगर निकाय आरक्षण नीति को लेकर कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई जारी रही। फिलहाल कोर्ट ने समय को बढ़ा दिया है। अब कल यानी कि 21 दिसंबर तक सुनवाई होगी। माना यह जा रहा है कि कल कोर्ट कल कोई फैसला सुना सकता है, क्योंकि अगर कल भी फैसला नहीं आता है तो फिर सुनवाई अगली लंबी हो सकती है, तारीख लंबी हो सकती है, क्योंकि अब विंटर वेकेशन यानी कि सर्दियों की छुट्टी का ऐलान भी हो सकता है इसी बीच। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कल कोई निर्णय नहीं निकलता है तो ये सुनवाई लंबी खिंच सकती है। लेकिन आज की सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया है कि ये जो निजी निकाय के मसले हैं उसको नहीं सुना जाएगा, सिर्फ आरक्षण नीति से जुड़े हुए मसलों को ही सुना जाएगा। फिलहाल इस मामले में 48 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुनवाई चल रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे की याचिका पे भी मुख्य रूप से सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द मसले को निपटाना है। फिलहाल आज सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखा गया, हलफनामा भी दाखिल किया गया। अब आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा तो वक्त ही बताएगा। लेकिन संबंधित जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दावेदार हैं, उनकी धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कोहरे की पहली दस्तक से ही यूपी रोडवेज के अफसरों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। कोहरे में चंद दुर्घटनाओं से रोडवेज कांपने लगा है। आज की शाम समीक्षा बैठक के बाद एमडी ने रात 8 बजे से बस संचालन करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बाहर से आने वाली बसों को भी कोहरे की शुरुआत के साथ मार्ग पर पड़ने वाले बस स्टेशनों, ढाबों, थाना, पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा पर खड़ी कराने के आदेश दे दिए हैं। कोहरे के चलते बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है, जबकि एमडी ने क्षेत्रीय प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बस अड्डे पर मौजूद रहने को कह दिया गया है। यूपी में कोहरे की दस्तक शुरू हो गई है और कोहरे दस्तक के साथ ही रोडवेज कांप गया है और रोडवेज के अफसरों ने अचानक ऐसा निर्णय ले लिया है कि रात 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक बसों का संचालन जब तक कोहरा पड़े न किया जाए, और जो बस लंबी दूरी से आ जा रही जहां भी रुके कोहरा पड़ने लगे वहीं रोक दी जाए, चाहे वो ढाबा हो, चाहे पेट्रोल पंप हो या कहीं भी ऐसी जगह हो जहां पे सुरक्षित आशियाना बन सके। इसके लिए रोडवेज ने यहाँ तक व्यवस्था करी है, बस अड्डों पर जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बसें रोकी जाएं और वहाँ के ड्राइवर, कंडक्टरों और यात्रियों को रुकने की बस अड्डे पर ही व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जो है शेल्टर होम भी बना दिए गए हैं कि यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए और जो है ड्राइवर, कंडक्टरों के लिए भी रुकने की व्यवस्था की गई है। अब रात भर जिन मार्गों पे बसें चलती थी वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। मैं चारबाग बस अड्डे पर इस समय हूँ, रात जो है 9 बजने वाले हैं, लेकिन बस अड्डे पर मैं कहीं जो है देख रहा हूँ बसों की संख्या एकदम कम हो गई है। इक्का दुक्का यात्री बचे हैं, क्यों बाकी यात्री वापस जा रहे हैं या शेल्टर होम में भेजे जा रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। एक सूटकेस में 4 सूटकेस का सामान क्यों भरना? स्मार्ट लगेज फेस्टिवल है ना, जहां ब्रांडेड लगेज पर है फ्लैट 70% ऑफ 31 दिसंबर तक। जल्दी कीजिए। आपके मोबाइल पर हरिभूमि
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को तमाम सुविधाएं देने का दावा करती है, जिसमें से प्रमुख रूप से गांव में बिजली उपलब्धता है। आगरा के देहात क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आगरा के सभी 15 ब्लॉक डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ खेतों को तहस नहस करने के लिए आवारा गौवंश खुलेआम घूमते हुए हैं। इन्हीं सभी समस्याओं से किसानों ने कई बार आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया है। बावजूद इसके अभी तक ना ही देहात क्षेत्र में बिजली आपूर्ति शुरू हो पाई है और ना ही आवारा गौवंश से छुटकारा मिल पाया है। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार ने 16 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे किए हैं, जबकि गांव में मात्र 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसे ही तमाम समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अधिकारियों ने हमारी मांगें नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रामपुर की जिला जेल हुनर सिखाए जाने को लेकर चर्चा का विषय बन रही है। इसका बहुत बड़ा कारण ये यहां पर तैनात जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की कार्यशैली है। पूर्व में इंजीनियर कर चुके प्रशांत मौर्य को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाए जाने का अच्छा खासा ज्ञान है। उन्होंने जेल के कैदियों को यही हुनर सिखाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक जनपद एक उत्पाद का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जेल अधीक्षक ने इस योजना का सहारा लिया और कैदियों और बंदियों में प्रतिभाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। जेल के अंदर रहकर अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे कैदियों ने एलईडी बल्ब से लेकर कई तरीके की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाना और सीखने के बाद यह हुनर आगे के साथ और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ बंदियों को बहुत सारे विषयों में ट्रेनिंग दिलवाई गई थी और ट्रेनिंग जिसमें उनको जैविक खाद बनाना, एलईडी बल्ब और इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण और उसकी मरम्मत का, और स्थानीय यहाँ हस्तशिल्प एक कला है कारचो, जिसमें वस्त्रों पे जो है कढ़ाई का काम भी किया जाता है। इन सब विषयों में उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में अब जो हमारे स्किल्ड बंदी हैं, अब उनसे ये प्रयास है कि उनको जो है लोकल स्तर पे कुछ काम की व्यवस्था करके उनसे वो काम कराया जाए और उसके बदले में उनको पारिश्रमिक दिया जाए। तो फिलहाल जेल में जो है कारचोप का काम और एलईडी बल्ब का काम, साथ ही जैविक खाद बनाने का काम भी बंदियों के द्वारा करवाया जा रहा है और उनको उसके बदले में उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है। संत कबीर नगर में नाथनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चवरिया में तैनात प्रधानाध्यापक सुमन कुमारी को बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि बीएसए ने एसटीएफ की रिपोर्ट पर जांच के बाद प्रधानाध्यापकों को नोटिस दिया था, जिस पर प्रधानाध्यापका की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। बीएसए ने जिसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई को अंजाम दिया। सुमन कुमारी पर आरोप है कि वो एक समय से दूसरे अंक पत्र पर नौकरी कर रही थी। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को प्रधानाध्यापका पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। ये सुमन कुमारी जो है प्रधानाध्यापक थी प्राथमिक विद्यालय चवरिया में, तो इसके पे जाके इनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। इनके स्थान पर कोई दूसरा मतलब गोरखपुर में नौकरी कर रहा था, तो उसके स्थान पे ये कर रही थी। इनका डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। इनसे जवाब मांगा गया तो इन्होंने जवाब नहीं दिया कुछ और इनको इस वक्त बर्खास्त कर दिया गया है। सुल्तानपुर में सितंबर महीने में पुलिस हिरासत से फरार हुए इंस्पेक्टर निशु तोमर को बचाने के अधिकारियों ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन अब पुलिस निशु तोमर के खिलाफ ही एक के बाद एक कार्रवाई करती दिख रही है। वहीं डीआईजी रेंज अयोध्या ने इंस्पेक्टर पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 10 दिन पहले एसपी ने लापता इंस्पेक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। इंस्पेक्टर निशु तोमर पर महिला सिपाही के साथ लंबे समय तक रेप का आरोप लगा है। इस आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में हुई है। बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई फैसलों पर उत्तराखंड कैबिनेट की मोहर भी लगी है। सचिव शैलेश ने कैबिनेट बैठक में ये निर्णय की जानकारी दी है। बैठक में हिमाचल की तरह उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर मोहर लगी। सचिवालय प्रशासन में 90% पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे।
अब पैरोल की अनुमति डीएम से ही मिल सकेगी। अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के ढांचे के पुनर्गठन होगा। सिडकुल की 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित किया जाएगा। पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई। पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत बढ़ाकर 75% की गई है। 91 आईटीआई में 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। परिवहन सिटी बस में मोटरयान कर में 100% छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग की परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। 100% परिवर्तन सिपाही के पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। रेलवे की जमीन पर मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। कांग्रेस में गुटबाजी का एक और ताजा मामला सामने आ गया, जिसमें एआईसीसी के पूर्व सदस्य योगेंद्र खंडूरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने की मांग की। और इसके साथ ही योगेश खंडूरी ने पत्र में यह भी साफ लिखा है कि प्रदेश का प्रभार किसी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता को सौंपा जाना चाहिए। इस पर पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बातचीत में इस पत्र को निराधार बता दिया। धस्माना की माने तो उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अगर किसी ने ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है तो ये पत्र सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना चाहिए था, ना कि मीडिया डोमेन में आना चाहिए था। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में जूम ऐप के जरिए कई आला अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग के वक्त एक अनजान व्यक्ति के आने से हड़कंप मच गया। अनजान व्यक्ति द्वारा मीटिंग के दौरान एक अश्लील वीडियो चला दिया गया, जिस वजह से मीटिंग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले में पतंजलि योगपीठ के टेक्निकल हेड के जरिए थाने में तहरीर दे दी गई है। मामला गंभीर देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इसमें उनके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो बीच में किसी ने इंटरप्ट किया, जिसपे संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साइबर टीम हमारी लगी हुई है, जल्द ही उसको निकाल लेंगे कि कहाँ से उनके बीच में कोई अननोन आदमी गुजरा था जो कि उनके जो वीसी चल रही थी उसको इंटरप्ट करने की कोशिश किया। बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय में 24 दिसंबर को होने वाली छात्र संघ के चुनावों की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 2350 छात्र संख्या वाले इस महाविद्यालय में लिंग भेद कमेटी के सिफारिश पर 2 कमेटियों का गठन किया गया है। 21 तारीख का नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 22 तारीख को नामांकन वापसी होगा। इस दिन छात्र संवाद का आयोजन किया जाएगा। विगत 24 तारीख को छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा। महाविद्यालय में कोविड काल के 3 साल बाद छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ आपको सभी को सूचित करना चाह रहा हूँ कि कुछ वर्ष कोविड काल के 2 वर्ष बाद यहाँ शासकीय चुनाव हो रहे हैं, जिसमें माहौल बहुत ही अच्छा बना है और सभी छात्र छात्राओं में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत ही बच्चों ने जो है अभी तक 3 साल तक मतदान नहीं किया है, उनके वो लोग बहुत खुश हैं। और विगत 5 वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में संघर्ष कर रहा हूँ और मैं कोई ऐसा क्रमिक अनशन, कोई ऐसा आंदोलन नहीं रहा है जो इस महाविद्यालय के लिए मैंने नहीं करा है। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ। देखा जाए तो वैसे तो काफ़ी 2-3 सालों के बाद हमारे महाविद्यालय में जो है चुनाव हो रहे हैं, तो देखा जाए तो अच्छा भी लग रहा है और माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी सभी छात्रों में काफ़ी जोश है यहाँ पर को, सभी बढ़ चढ़कर अपने अपने स्तर से सभी यहाँ पर को मेहनत कर रहे हैं, सभी अपना अपना जोश। वर्षों से कोरोना काल के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में भी 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। छात्रों में काफ़ी उत्साह है, लोग लगे हुए हैं, छात्र काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी मुझे अध्यक्ष पद के तौर पर टिकट दिया गया है। छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जो है लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के अनुसार जो है महाविद्यालय स्तर पर तरह तरह की कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें चुनाव संचालन कमेटी और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कमेटी, जिस संबंध में जो है शासन के प्रतिनिधि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ एक संभावित प्रत्याशियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक पूरी संपन्न हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।